माँ का बदला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का बदला। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व खास है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। सरिता जी को बेंच पे बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन रोहित अब तक नहीं आया। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर उनसे कहा, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हैं? सरिता जी बोली, मेरा बेटा मुझे यहीं छोड़कर गया है। वो मुझे लेने आएगा, लेकिन वहीं बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। शाम हो गया, उनका बेटा लेने नहीं आया। तभी फिर से वही पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, अम्मा अब आपका बेटा आपको लेने कभी नहीं आएगा। उसे आना होता तो अब तक आ जाता। नहीं बेटा, मेरा बेटा रोहित ऐसा नहीं है, वो ज़रूर आएगा। लेकिन बार बार लेडी पुलिस के कहने से अम्मा उसके साथ पुलिस स्टेशन आ गई। वहाँ आने के बाद पुलिस ने उनसे पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और आपका बेटा क्या करता है? अपने बारे में हमें पूरा बताइए ताकि हम आपको आपके बेटे से मिलवा सकें। अब बेचारी सरिता जी न तो एड्रेस ही जानती थी और न ही उसका बेटा कहाँ काम करता है वो जानती थी। वो सिर्फ अपने बेटे का नाम ले जा रही थी, मेरा बेटा रोहित। और भूख और घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई। सरिता जी का जन्म एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका परिवार एकल था। माता पिता और एक छोटा भाई। उनकी माँ गृहिणी थी और पिता एक सरकारी कर्मचारी। सरिता जी बचपन से ही समझदार और जिम्मेदार थी। पिता हमेशा सरिता जी से कहते, बेटी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। तुम मेहनत करोगे तो अपना भविष्य संवार सकोगे। सरिता जी पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन सिलाई करके डिजाइनर कपड़े बनाने में उसकी बड़ी रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने सिलाई कढ़ाई में 1 साल का डिप्लोमा भी किया था, ताकि आगे चलकर अपना ब्यूटी खोल सके। वो घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती। माँ के साथ रसोई में काम करना, भाई की देखभाल करना उसे अच्छा लगता था। सरिता जी घर की बहुत ही होनहार व जिम्मेदार बेटी थी। एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो माँ ने प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम जितनी मेहनत कर रही हो हमें तुम पे गर्व है, लेकिन बेटी हमेशा मायके में नहीं रहती। तुम्हें एक दिन ससुराल जाना होगा और वहाँ अपना नया घर बसाना होगा। लेकिन माँ अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तब तक हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का और घर परिवार ढूंढ लेंगे। सरिता अपनी माँ की बात से सहमत हो गई और उसने जी तोड़ मेहनत की और अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से पूरी की। सरिता जी की शादी एक संयुक्त परिवार के पढ़े लिखे और कामयाब लड़के मुके से तय हुई। लेकिन सरिता को संयुक्त परिवार के नाम से बहुत डर लगता था, क्योंकि कभी इतने लोगों के बीच में वो नहीं रही थी। वो इसी बात को लेकर चिंतित रहती कि इतनी बड़ी फैमिली में मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। समय बीता और सरिता जी की शादी करके अपने ससुराल में आ गई। वह डरी हुई और घबराई हुई थी कि वो एक संयुक्त परिवार तो था ही, साथ बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक हर किसी को अपनी अपनी अलग अलग दुनिया थी। ससुराल आते ही सरिता को नई जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। पहली बार जब वो जल्दी उठी और रसोई में गई तो सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू हमारे घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं, तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे। संयुक्त परिवार में रहते हुए सरिता ने देखा कि यहाँ हर चीज एक अनुशासन था। सरिता हंसते हुए जेठानी से बोली, बहन यहाँ तो सच में एक अलग ही दुनिया है। इतने सारे लोग, हर किसी की अलग पसंद। जेठानी ने प्यार से कहा, हाँ सरिता, लेकिन यही तो संयुक्त परिवार की खूबसूरती है। यहाँ हर खुशी हर दुख हम सब मिलकर बांटते हैं। बहू होने के नाते सरिता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रसोई में नमक कम तो कभी ज़्यादा, कभी पूजा के लिए सही समय पर तैयार न होना। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती थी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को धैर्य और प्रेम से संभाला। एक दिन सासू जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा इस घर को अपना घर समझो, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। समय के साथ साथ सब सीख जाओगे। सरिता धीरे धीरे परिवार की रीढ़ बन गई। उन्होंने पूरे घर को स्नेह और समझदारी से संभाला। अब तो घर के सारे लोग उसकी समझदारी के कायल होने लगे थे। जब भी कोई नया निर्णय लेना होता या फिर घर में कोई परेशानी आती तो सब उनकी सलाह ज़रूर लेते थे।
सरिता के पास हर प्रश्न का एक सटीक जवाब होता। धीरे धीरे सरिता घर की चहेती और लाडली बहू बन गई थी। एक दिन जब ननद मायके से आई तो उसने हंसते हुए कहा, बहू बनकर कैसे घर संभालना है यह तो तुमसे सीखना चाहिए। तुमने तो इस घर को प्यार से बांध दिया है। समय बीतता गया और सरिता जी 3 बेटों की माँ बनी। जब पहली बार उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया तो उनकी आंखों में ममता के आंसू थे। उनके पति किशोर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता जी आज से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे और हमारा परिवार और भी मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे संयुक्त परिवार की परिस्थितियां बदलने लगी। सास ससुर की मौत के बाद देवरानी जेठानी भी अलग घर में रहने लगी। ननद की शादी हो चुकी थी। अब परिवार में सरिता जी, उनके 3 बेटे और उनके पति मुकेश जी रह गए थे। अब सरिता जी का पूरा समय अपने बेटों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में लगता था। 3 बेटों की परवरिश में सरिता जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन मुकेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। उनकी दोनों किडनी एक साथ खराब हो गई थी। सरिता जी घबरा गई थी। डॉक्टर के प्रयास के बाद भी अभी डायलिसिस पे आ गए थे। किडनी खराब होने और डायलिसिस की स्थिति पैदा हो जाने के बाद सरिता जी का पूरा समय अपने पति की देख रेख में बीतने लगा। बेटी अभी पढ़ाई कर रहे थे। सरिता जी का काफ़ी पैसा पति के इलाज में लग जाता था, लेकिन सरिता जी ने हार नहीं मानी और वो अपने पति की दिन रात खूब सेवा करती थी। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का निधन हो गया। सरिता जी को तो दुनिया ही उजड़ गई। पति के जाने के बाद सरिता जी को घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ी। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई कढ़ाई के हुनर को फिर से अपनाया और घर में बुटीक का काम शुरू किया। शुरू में तो काफ़ी परेशानियां आई क्योंकि उन्होंने काफ़ी वर्षों से यह काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी सरिता जी की मेहनत और प्रयास से उन्होंने अपने हुनर को फिर से जीवित किया और अपने बच्चे को कामयाब करने में जुट गई। उनकी मेहनत और प्रयास के बल से उनके दोनों बड़े बेटे रोहित और अमन बीटेक करके अच्छी कंपनियों में जॉब करने लगे थे तथा उनका छोटा बेटा मोहित एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क बन गया था। अब सरिता जी की जिम्मेदारी लगभग पूरी हो गई थी। उन्होंने अपने 3 बेटे की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करा दी। सरिता जी की बड़ी बहू भी इंजीनियर थी और वो दोनों जॉब करने के लिए बेंगलोर चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। उनका दूसरा नंबर का बेटा अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में नौकरी करता था। सरिता जी अब अपने घर में अपने छोटे बेटे मोहित के साथ रहती थी। मोहित की शादी बड़े ही शांत व सरल स्वभाव की लड़की से थी। वो अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन बड़े बेटे रोहित का फोन आया, माँ यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, हम एक नया फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप घर और ज़मीन का बंटवारा कर दो तो कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी। माँ ऐसा करो, आप इस घर को बेच दो। इतने बड़े घर में आप 3 लोग ही तो रहते हैं। रोहित से कहो कि वो कहीं दूसरा मकान देख ले ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। बेटे की बात सुनकर सरिता जी सनी रह गई। अमन, रोहित तो यह क्या कह रहा है, मैं इस घर को बेच दो, इस घर में मेरी जान बसती है। बेटे, इस घर में तुम्हारे पापा की यादें, मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ। सरिता जी का दिल टूट गया। बेटा, यह हमारा घर है, इस घर में तुम लोगों का बचपन गुजरा है। मेरे जीवन की हर उतार चढ़ाव का यह घर साक्षी है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसे नहीं बेच सकती। सरिता जी की बात सुनकर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। और अब छोटे बेटे रोहित ने तो मोहित को ही दोषी ठहरा दिया। उसने मोहित से कहा, मोहित, तुम नहीं चाहते कि माँ हमें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, क्योंकि तुम तो पूरे मकान पे कुंडी मार कर बैठे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तुम तो चाहते हो कि पूरा मकान हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। बड़े भाई की बात सुनकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, मैंने ऐसा कब कहा, यह घर हम सबका है, आप जब चाहे यहाँ आकर रह सकती हैं। अब माँ इसे बेचना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी हमारा पुश्तैनी घर है, बिना माँ की आज्ञा के हम इसे बेच नहीं सकते। रोहित बोला, मैं सब जानता हूँ तुम कितनी माँ की केयर करती हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे मन में भी लालच आ गया है।
तुम नहीं चाहते कि यह घर बिके और हमें कुछ फ़ायदा हो सके। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि पापा के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है? आप लोग अपने अपने शहर में सुख चैन से रहते हो। कभी एक दिन के लिए भी आपने सोचा कि कभी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला ले? वो आप लोगों को कितना याद करते हैं। और आप है जो घर बेचने की बात करने लगे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मोहित की बात सुनकर रोहित की पत्नी ने जुगाड़ लगाई। उसने अपने पति से बात की और माँ को अपने घर बुलाने की तैयारी करने लगी। वो बोली, रोहित तुम एक काम क्यों नहीं करते? माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं और फिर यहीं उनसे मिलकर बात करेंगे और घर बेचने के लिए उनको राजी कर लेंगे। पत्नी की बात सुनकर रोहित माँ को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। रोहित फ़ोन करके कहता है, माँ मैंने आपकी टिकट करा दी है, आप कुछ दिन यहाँ आ जाओ, आपका मन बदल जाएगा। कहते हैं माँ तुम माँ होती है। अपने बेटे की मनोहार सुनकर सरिता जी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बेटे के पास कोलकाता चली जाती है। लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि छोटा सा 2 कमरे का उनका फ्लैट है, वो भी 10वीं मंजिल में, जहाँ आने जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है। बेचारी सरिता जी को लिफ्ट का प्रयोग भी नहीं करना आता था। ऐसा लगा जैसे वो किसी पिंजरे में आकर फंस गई है। ऊपर से बहू बेटे का स्वभाव जैसा फोन पर लग रहा था वैसा कुछ नहीं था। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता और बच्चे स्कूल चले जाते। शुरू में उनकी बहू ने किचन में हेल्प करने के नाम से माँ जी को काम में लगाया। धीरे धीरे पूरा काम उनके ऊपर छोड़ दिया। बेचारी सरिता जी घर के सारे काम अकेले करती थी और बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती। कभी पार्टी करती तो कभी मॉल में शॉपिंग करने चली जाती। अब बेचारी सरिता जी अकेले उस पिंजरे में कैद हो गई थी। कुछ दिन रहने के बाद जब उनका मन नहीं लगा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं अकेले रहने की आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। रोहित ने गुस्से में कहा, माँ अभी अभी तो आप आई हैं, अभी तो महीना भी नहीं हुआ और आप जाने की बात कर रही हैं। आपको पता है कितना किराया लगता है, रोज़ रोज़ का आना जाना बहुत महंगा पड़ता है, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। अभी आप आराम से रुकिए, मैं देखता हूँ। बेचारी सरिता जी कुछ नहीं कर पाई। एक दिन रोहित की पत्नी को एक चालाकी सूझी। सुनिए जी, ऐसा तो माँ जी आपने मकान को नहीं बेचने वाले, और कहीं ऐसा ना हो कि चुपचाप मोहित के नाम कर दे और हम देखते रह जाए। रोहित ने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं? तभी काजल के मन में एक विचार आया और उसने कहा, ऐसा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, क्यों ना हम माँ को लेकर दुर्गा पूजा दिखाने चले। और फिर रोहित के दिमाग में एक खुराफात आ गई और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो ना, रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी। और उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर दुर्गा पूजा के लिए जाने की तैयारी करने लगा। रोहित ने सरिता जी से कहा, माँ आप पहली बार कोलकाता आई हैं तो दुर्गा पूजा तो देख कर ही जाना। सरिता जी मन ही मन खुश हो रही थी कि उनका बेटा उसे दुर्गा पूजा दिखाने के लिए ले जाएगा। 2 दिन बाद सुबह रोहित ने सरिता जी से कहा, माँ जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, आज हम दुर्गा पूजा देखने जाएंगे। सरिता जी अंदर ही अंदर बेटे को आशीर्वाद दे जा रही थी कि मेरा बेटा मुझे दुर्गा पूजा दिखाने ले जा रहा है। मैं कितनी खुश किस्मत हूँ कि दुर्गा पूजा देख पाऊंगी। लेकिन सरिता जी को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। रोहित उन्हें लेकर दुर्गा पूजा तो गया, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ में उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया। रोहित ने कहा, माँ आप थोड़ी देर के लिए यहाँ इस बेंच पे बैठिए, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, यह बहुत भीड़ है इसलिए यहाँ से उठना नहीं जब तक मैं नहीं आ जाता, हम अभी 2 मिनट में आते हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चुपचाप गायब हो गया। सरिता जी को वहाँ बेंच पे बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन रोहित अब तक नहीं आया। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन फिर सोचा कि रोहित ने कहा था कि यहीं बैठने रहना है। तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर मुझसे पूछा, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? सरिता जी बोली, बेटा मुझे यहीं छोड़ कर गया है, वो मुझे लेने आएगा। लेकिन वहीं बैठे बैठे पूरा दिन निकल गए, शाम हो गई और उनका बेटा लेने नहीं आया। तभी फिर से वही पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, अम्मा अब आपका बेटा नहीं आएगा, उसे आना होता तो अब तक आ जाता। सरिता जी ने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे ज़रूर वापस लेने आएगा, वो कहीं इधर उधर
हो गया होगा। वो मुझे घुमाने लाया था, दुर्गा पूजा दिखाने लाया था, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकता है। जब अम्मा ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी से चला गया और उसने एक लेडी पुलिस को अम्मा को लाने के लिए भेजा। उस लेडी पुलिस ने अम्मा से कहा, माँ जी अब आपको लेने कोई नहीं आएगा। अगर आपकी बेटी को आना होता तो अब तक आ चुका होता, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर सरिता जी सन्न रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा रोहित मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता है? बार बार लेडी पुलिस के कहने से अम्मा उसके साथ आ गई। पुलिस स्टेशन में आने के बाद लेडी पुलिस ने उससे पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और आपका बेटा क्या करता है? अपने बारे में हमें कुछ पूरा बताइए ताकि हम आपको आपके बेटे से मिलवा सकें। अब बेचारी सरिता जी ना तो एड्रेस ही जानती थी और न ही उनका बेटा कहाँ काम करता है यह जानती थी। वो सिर्फ अपने बेटे का नाम ले जा रही थी, मेरा बेटा रोहित है। और भूख और घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे फिर से होश आया तो पुलिस वाले ने फिर से उससे सवाल किया, लेकिन अम्मा फिर भी अपने बारे में कुछ नहीं बता रही थी। तो उन लोगों ने अनाउंसमेंट करवाई, जगह जगह रोहित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रोहित वहाँ होता तो मिलता, और यदि रोहित को आवाज़ सुनाई भी रही होगी तो वो अनजान बनकर वहाँ से गायब हो गया होगा। अब बेचारी सरिता जी लगातार रोए जा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि इस शहर जाने के बाद उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बार बार उन्हें अपने छोटे बेटे मोहित और उसकी पत्नी की याद आ समझ रही थी कि मैं क्यों रोहित के कहने पे यहाँ आ गई। उस शहर में रोहित के अलावा सरिता जी को कोई नहीं जानता था। बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी और लोकल चैनल पर उनकी फ़ोटो दिखाई जा रही थी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो सरिता जी ने बार बार पूछने में उन्होंने अपने गांव का नाम और पता पुलिस वाले को बताया, और पुलिस वालों की मदद से 2-3 दिन के बाद वो अपने गांव में अपने छोटे बेटे मोहित के पास वापस पहुंच गए। वहां जाकर वो अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी देती है। अब मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने भाई से फ़ोन करके पूछता है, रोहित भैया माँ कहाँ है? अब क्या करे, रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने दुखी सी आवाज़ निकाल कर, मोहित बड़ा अनर्थ हो गया, मैं माँ को लेकर दुर्गा पूजा में गया था, लेकिन वहाँ माँ भीड़ में गायब हो गई। मेरे बड़ी प्रयास करने के बाद वो मिल नहीं रही है। मैं 2-3 दिन से उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। मैंने पुलिस की हेल्प भी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फ़ोन लाउड स्पीकर पे होने की वजह से सरिता जी अपनी बेटी की सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही फ़ोन कटा उसने रोहित से कहा, उसने मुझे मरने के लिए भीड़ में छोड़ दिया और आप कैसे बातें बना रहा है? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मेरे लिए वो मर गया है। मोहित का दुख के साथ साथ बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो रोहित के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर लेता है, यहाँ तक कि उसने फ़ोन में भी ब्लॉक कर देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज के बाद तुम समझ लो कि तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं रहकर रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करेंगे, लेकिन तुम अब कभी शहर वापस नहीं जाओगे। सरिता जी के पास समझ में आ गई थी, लेकिन अब वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। मोहित तुम्हारी जो छोटी सी नौकरी है, फिर भी तुम मुझे अपने साथ इतने प्यार से रखती हो, जबकि तुम्हारे दोनों बड़े भाई इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे घर की नौकरानी ही नहीं बनाया, बल्कि मरने के लिए भी दुर्गा पूजा की भीड़ में ही अकेला छोड़ दिया। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे उन दोनों का सबक सिखा सकूँ। मोहित ने कहा, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे और क्यों करना है? हम चैन की रोटी खा रहे हैं, फिर हमें यह सब करने की क्या ज़रूरत है? सरिता जी ने कहा, बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और सरिता जी मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि एक दिन वही दोनों बेटे मुझसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। मैंने 20 लोगों का संयुक्त परिवार संभाला है और आज मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सरिता जी ने अपनी छोटी बहू गीता के साथ मिलकर अपने बुटीक को फिर से खोलने की शुरुआत की। इस बार वो अकेली नहीं थी, गीता उसके साथ थी। अब सरिता जी का हुनर और गीता की सोशल मीडिया के ज्ञान ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गीता ने एक यूट्यूब पर सास बहू मिलकर
बहुत मेहनत करते। शुरू में बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। कई वीडियो डालने के बाद भी उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, लेकिन सरिता जी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ नए नए डिज़ाइन तैयार करती और अपनी छोटी बहू गीता के सामने रखती थी। गीता उसको वीडियो बनाती और यूट्यूब पर अपलोड करती। एक दिन अचानक उनकी एक वीडियो वायरल हो गई और रातों रात सरिता जी और गीता की जोड़ी फेमस हो गई। उनका ब्यूटी चैनल चल निकला। धीरे धीरे लड़की उनसे डिज़ाइन सीखने के लिए ऑनलाइन क्लास लेने लगी और सरिता जी 60 साल की उम्र में एक बुटीक डिज़ाइनर बनने के साथ साथ एक स्टिचिंग सिखाने वाली टीचर भी बन गई। उनका चैनल दिन दुगनी चार चौगुनी उन्नति करने लगा। उनके डिज़ाइन किए गए कपड़े शहर के बड़े बड़े शोरूम में बिकने लगे। अब लगातार उनकी इनकम के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती रही और सास बहू की जोड़ी जब मिलकर काम करने लगी तो उनका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। उनकी न सिर्फ बुटीक से कमाई हो रही थी, बल्कि वो एक यूट्यूबर के रूप में भी अच्छा पैसा कमाने लगी थी। अब सोशल मीडिया पर सास बहू की जोड़ी के रूप में फेमस हो गई थी। उन्होंने अपने ब्यूटीक का नाम भी सास बहू बुटीक रखा। पूरे शहर में उनके नाम की चर्चा होने लगी थी। दोनों ने मिलकर 2 साल में इतना पैसा कमा लिया कि उन्होंने शहर की एक बड़ी सी सोसाइटी में अपने लिए एक घर भी ले लिया था। एक दिन मोहित ने कहा, माँ आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत नाम कमा लिया है, अब समय आ गया कि आप अपनी इस मेहनत को सेलिब्रेट करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए और इस पार्टी में अमन और रोहित भैया को भी निमंत्रण किया जाए। हम उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ जब अपने पे आती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मोहित ने अपने दोनों बड़े भाई अमन और रोहित के पास भी माँ के जन्मदिन की पार्टी के कार्ड भेज दिए और साथ में उन्हें ज़रूर आने के लिए भी कहा था। मोहित ने कहा था कि उसी दिन माँ अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ज़रूर आओ। मोहित ने सास बहू बुटीक चैनल के फॉलोवर्स को भी मीट के लिए आमंत्रण किया। सरिता जी के जन्मदिन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। शहर के एक बड़े से होटल में पार्टी का आयोजन किया गया था। चारों तरफ रोशनी से जगमगाता माहौल, खूबसूरत फूलों की सजावट, एक बड़ा सा हॉल जहां सास बहू बुटीक चैनल का लोगो चमक रहा था। पार्टी में बड़ी संख्या में फॉलोवर्स, मित्र और बिजनेस पार्टनर मौजूद थे। हर कोई सरिता जी और उनकी बहू गीता का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। सरिता जी ने हल्के गुलाबी कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में थी उनकी बहू गीता, जिसने बहुत ही आकर्षण और सुंदर अपनी सास के द्वारा डिज़ाइन की गई ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों सास बहू सामने आ रही थी तो वहाँ उपस्थित उनके सभी फॉलोवर्स तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। सरिता जी ने माइक हाथ में लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया, दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। जब मैंने और गीता ने सास बहू बुटीक की शुरुआत की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन आज आप सभी का प्यार और समर्थन देख के मेरा दिल भर आता है। हॉल तालियों से गूंजता उठा। तभी सरिता जी थोड़ा गंभीर हो जाती है। सरिता जी भावी बोर्ड में कहते हैं, लेकिन आज की शाम सिर्फ जश्न के लिए नहीं है बल्कि एक सीख देने के लिए भी है। मैं अपने दोनों बेटों को भी इस पार्टी में बुलाना चाहती हूँ, विशेष रूप से उन बेटे को जिसने एक समय मुझे दुर्गा पूजा की भीड़ में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। हॉल में एक हलचल मच जाती है। सब हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी सरिता जी के दोनों बेटे रोहित और अमन हॉल में प्रवेश करते हैं। वे चकते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी माँ उन्हें यहाँ बुलाकर सबके सामने कुछ कहेंगे। सरिता जी रोहित की ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते, बेटा जब तुमने मुझे छोड़ दिया तब मुझे असहनीय पीड़ा हुई थी। मुझे लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैंने खुद को कमज़ोर नहीं समझा। मैंने गीता के साथ मिलकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू की, जो इस उम्र में आसान नहीं थी। लेकिन आज देखो वही माँ जिसे तुम वो समझ रहे थे हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। रोहित का सिर से शर्म से झुक गया। आगे बढ़कर अपनी सास का हाथ थाम लेती है और गर्व से उनकी ओर देखती है। तभी सरिता जी अपने पर्स से 2
चेक निकालती है और दोनों बेटों अमन और रोहित के हाथ में देती हुई कहती है, बेटा तुम दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था ना, यह लो तुम्हारा हिस्सा। ये 20-20 लाख के चेक हैं और यह अमाउंट उससे कुछ ज़्यादा है जो तुम्हें घर बेचने के बाद मिलने वाला था। अब दोनों में से कोई भी उस घर पे नज़र मत डाला, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा और मोहित का है। सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा मुझे नहीं पता भगवान ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तभी अमन बोला, लेकिन माँ मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर मैं क्यों? सरिता जी ने कहा, बेटा शुरुआत तो तुमने ही की थी। हो सकता है मैं रोहित के पास ना जाकर तुम्हारे पास आती तो तुम भी मेरे साथ साथ ऐसा ही करते। मैं तुम्हारे कर्मों का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, लेकिन आज के बाद मोहित मेरा इकलौता बेटा है और तुम दोनों से मैं सारे रिश्ते नाते ख़त्म करती हूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने हिस्सा चाहिए था जो तुम्हें मिल चुका है। अब जब घर की ही तुम्हारा नहीं तो माँ तुम्हारी कहाँ से रहेगी, इसलिए मैं तुमसे अपने बेटे होने के सारे अधिकार छीनती हूँ और यहाँ तक कि अपनी सीता को मुखाग्नि देने का भी अधिकार अपने छोटे बेटे मोहित को देती हूँ, जिसने हर पल मेरा साथ दिया और मेरी सेवा की। दोनों भाइयों का सर शर्म से झुक गया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सरिता जी वहाँ से निकलकर चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और माहिद और उसकी पत्नी के साथ घर वापस लौट आती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सरिता जी की नहीं है, बल्कि हर उस माँ की है जो ज़िंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब करती है और बुढ़ापे में जब उनकी औलाद इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तो ऐसे में सरिता जी की तरह हमें भी हार ना मानकर अपनी ममता को एक तरफ रख कर सही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या माँ जी ने सही किया या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।